आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे और आंसर लिखने का सही तरीका क्या होता है वो भी बताएंगे और उस आंसर को अभी याद करवा देंगे। पूरा आंसर हम अभी याद करवाएंगे, बस इसको आप ध्यान से देखिएगा तो हम अभी याद करवा देंगे। ये पेपर 1 का भाग 4 है। भाग 3 तक हम लोग पहले ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आपको पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि ये पहला में किए थे भारतीय इतिहास के अध्ययन का जो स्रोत है उस चैप्टर का क्वेश्चन किए थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन के बारे में बताए थे और याद भी करवाए थे। और आज हम लोग वैदिक काल से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उस क्वेश्चन को अभी याद करवा देंगे और उस क्वेश्चन के आंसर लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए वो भी हम बताएंगे। तो इसको आप अंत तक देखते रहिए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाले। यानी कि ऋग वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाले, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में बताना है। तो आपको पता है हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसका आंसर हम लोग निकालते हैं कि उससे 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन इससे क्या बनेगा। इससे क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन और क्या होगा। इसी क्वेश्चन का आंसर, यही आंसर आएगा दूसरा भी क्वेश्चन। देखिए कैसे, ऋग वैदिक काल के बारे में बताए या ऋग वैदिक सभ्यता के पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन क्या रहेगा, ऋग वैदिक सभ्यता पर प्रकाश डाले, ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में बताए। तो ये ही क्वेश्चन का आंसर ये इसमें भी हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन का, ये ऐसे भी आ सकता है, ऋग वैदिक काल के सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाले। ये अलग अलग भी क्वेश्चन आता है। या आ सकता है ऋग वैदिक काल के आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। 3-4 क्वेश्चन हो गया ना। और ये नहीं कि ये सब ऐसा वैसा क्वेश्चन है, सब में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रखिएगा, सब कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले ऋग वैदिक काल, यानी कि ये वैदिक काल के बारे में पहले बताना होगा। वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, ये बारे में बताना होगा। क्वेश्चन का आंसर हमको बड़ा लिखना है तो सबसे पहले बताना पड़ेगा। देखिए क्या लिखना शुरुआत करना है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा काल है, वैदिक काल। तो लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल की उत्पत्ति हुई, वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति हुई। लिखना है कि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति हुई। वैदिक सभ्यता के लोग मुख्य रूप से प्रारंभ में, यानी कि शुरू में पशुपालक थे। क्या थे, पशुपालक थे। शुरू में पशुपालक थे और उसके बाद इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं। शुरू में पशुपालक थे और भी इसमें लिख सकते हैं, और वो लोग कृषि भी करते थे, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, कृषि भी करते थे, इतना लिख लिए। उसके बाद उसमें ये लिखना है कि इसको 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला ऋग वैदिक काल, क्या लिखना है उसके बाद, पहला ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। और दूसरा, और लिखना, और लिखकर, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्या, उत्तर वैदिक काल। इसको ऋग वैदिक काल को प्रारंभिक वैदिक काल भी बोलते हैं, यानी कि प्रारंभ, यानी कि शुरू में जो वैदिक काल हुआ था उस शुरू वाले को ऋग वैदिक काल कहते हैं, बाद वाले को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। 2 भागों में बांटा गया। तो ये अब उसके बाद लिखना है, ये 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद ऋग वैदिक काल ऐसे लिखकर अंडरलाइन करना है। समझ में आ गया, ऋग वैदिक काल लिखकर क्या करना है, अंडरलाइन। उसके बाद लिखना है ऋग वैदिक काल, यहां से लिखने की शुरुआत करना है। ऋग वैदिक काल का प्रारंभिक समय था। क्या था, प्रारंभिक समय था। वैदिक काल का प्रारंभिक समय था, वैदिक काल का या शुरुआती समय था, प्रारंभिक समय था। इसमें लोग मुख्य रूप से क्या थे, पशुपालक थे। क्या थे, पशुपालक थे। अब इसमें लिखना, अब इसके सामाजिक, राजनीतिक, उसके बाद आर्थिक, ये सब लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक एवं
धार्मिक स्थिति इस प्रकार है, इस प्रकार है। या इसको अलग भी लिख सकते हैं, ये इतना लिखने के बाद इसको अलग लिखकर अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है इसमें भी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार है। अब इसके बाद सामाजिक स्थिति लिखकर और अंडरलाइन करेंगे। देखिए ऐसे लिखने से होता ये है, आपको एक बात समझिए ध्यान से, हम बता रहे हैं पॉइंट्स में आपको लिखना है पैराग्राफ में। पैराग्राफ साइड में देखिए दिखाई दे रहा होगा, आपको ये पैराग्राफ में लिखना है, ध्यान रखिएगा। लिखने कहते हैं पैराग्राफ में हम पॉइंट में इसलिए बता रहे हैं इस पॉइंट में कि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। याद करवाने के लिए हम ये तरीका बस बता रहे हैं कि याद कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। लिखना तो आप ही को पड़ेगा, देखिए साइड में दिखाई दे रहा होगा, ऐसे लिखना है। तो उसके बाद ऐसे देखिए, ऐसे कर करके लिखने पर ना एग्जामिनर कुछ अच्छा नंबर मिलता है, अच्छा मार्क्स मिलता है। जो लिखने वाला है वो एग्जामिनर क्या सोचता है, लिखने वाला देखिए कितना अच्छा से सब अलग अलग करके लिखा है। तो उसके बाद लिखना है सामाजिक स्थिति। अब सामाजिक स्थिति में क्या लिखना है कि इनका समाज कैसे, कि सामाजिक स्थिति का मतलब ये होता है कि इनका समाज कैसा था। मुख्य रूप से ये समाज के प्रधान कौन होते थे, महिला या पुरुष, कौन प्रधान होते थे, इनका समाज कैसा था, ये लोग रहते कैसे थे, ये सब समाज में। तो यहाँ से लिखने की शुरुआत करना है कि ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक, इसमें भी यही लिखना है, ये लोग पशुपालक थे। क्या थे, ये लोग पशुपालक थे, पशुपालक थे। और मुख्य रूप से पुरुष ही पशु चराते थे। मुख्य रूप से पुरुष ही क्या करते थे, पुरुष ही पशु चराते थे। क्या करते थे, पशु चराते थे। और महिलाएं कृषि कार्य में हाथ बटाती थी। इसमें क्या लिखना है, महिलाएं कृषि कार्य, महिला कृषि कार्य करती थी। देखिए शुरू में इनका मुख्य काम था पशुपालन, और बाद वाला मतलब दूसरा काम था क्या था, कृषि करना भी था। तो ये मुख्य रूप से क्या करते थे, ये जो पुरुष थे ये पशु चराते थे और महिला कृषि कार्य करती थी। इसीलिए इनका समाज क्या था, समाज पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर लिखना पितृसत्तात्मक था, यानी कि घर के जो मुख्य कौन होते थे, पिता होते थे। ऐसा नहीं था कि महिलाओं की स्थिति खराब, तो महिलाओं की स्थिति भी सही था, लेकिन मुख्य रूप से परिवार का जो मुख्य सदस्य होता था कौन होता था, पिता। यानी कि घर के शासन की जिम्मेवारी, घर का क्या, घर में क्या होगा, घर का क्या नियम रहेगा, ये सब जिम्मेवारी किसके पास रहता था, पिता के पास। उसके बाद ये लोग कबीला के रूप में रहते थे, कबीला के रूप में रहते थे। और महिलाओं को यज्ञ करने की अनुमति थी। अब क्या लिख सकते हैं इसके बाद, महिलाओं को यज्ञ करने की क्या थी, अनुमति थी। और इन लोगों में वर्ण का भी विभाजन हो गया था, समाज वर्णों में भी विभक्त हो गया था। यानी कि इनके समाज में लिखना, इनके समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में, 4 वर्णों में। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा क्या था, और शूद्र। ये 4 वर्णों में इनका समाज क्या हो गया था, विभक्त हो गया था। इतना लिखना है कि 4 वर्णों में इनका समाज विभक्त हो गया था। ये हो गया इनका सामाजिक स्थिति के बारे में। और भी अपने तो बहुत कुछ इनके बारे में लिख सकते हैं। जब इनको पता चल गया कि महिलाओं को भी यज्ञ करने की अनुमति थी, आप इसमें लिख सकते हैं महिलाओं की स्थिति समाज में ठीक थी और महिलाएं भी बहुत सारे कार्य करती थी। ये सब महिलाओं के बारे में भी लिख सकते हैं। ये लोग कबीला के रूप में रहते थे, क्या करते थे, कबीला के एक संगठन बनाकर इसमें लिख सकते हैं। और ये संगठन बनाकर रहते थे, ये आपसी मिलजुल कर रहते थे, ये सब भी लिख सकते हैं। अपने से लिखना, हम ये बता रहे हैं कि लिखा कैसे जाता है बस, और याद ये करवा रहे हैं। अब उसके बाद राजनीति की स्थिति, यानी कि राजनीति के बारे में ये क्या था, तो चलिए देखते हैं राजनीति की स्थिति। ये लोग जन या कबीला के रूप में रहते थे, बात वही हुआ। देखिए सब सेम टू सेम बात। देखिए यहाँ पर भी मिला पशुपालक थे, यहाँ पर भी मिला पशुपालक थे, यहाँ पर कबीला के रूप में, यहाँ पर भी क्या लिखना है, कबीला के रूप में रहते थे। अब देखिए कबीला के रूप में रहते थे, इसका एक कबीला के एक राजा होता था। कबीला का क्या होता था, एक कबीला का राजा होता था। और ये लोग युद्ध करते थे। क्या करते थे, जो राजा का काम क्या था, राजा का काम युद्ध ही करना था। जो पशुपालक था उसका पशुपालना, कृषि करने वाला कृषि करना। राजा का काम क्या था, राजा का काम था युद्ध करना। राजा का कार्य था, राजा क्या करते थे, राजा युद्ध करते थे।
करते थे। अब युद्ध क्यों होता था, करते थे लिखना है। उसके बाद युद्ध मुख्य रूप से लिखना है, युद्ध मुख्य रूप से क्यों होता था लिखना है, युद्ध मुख्य रूप से चारागाह एवं नदी के पानी के लिए होता था, नदी के पानी के लिए होता था। समझिए, पशुपालक होंगे तो युद्ध क्यों होगा, चारागाह यानी कि चारा तो चाहिए पशुओं को ना, तो उनके लिए युद्ध होगा। और नदी के पानी के लिए क्या होता था, युद्ध होता था। उसके बाद ये तो हो गया इनकी राजनीति की स्थिति, कैसे रहते थे ये, जन या कबीले के रूप में रहते थे, राजा युद्ध करते थे। और ये चारागाह या पानी के लिए क्या करते थे, ये युद्ध करते थे। उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। तो आर्थिक स्थिति में पहला होगा, ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। क्या थे, पशुपालक थे तथा कृषि भी करते थे। यहाँ पर लिखना पशुपालक थे तथा कृषि भी करते थे, तथा कृषि भी क्या करते थे, कृषि भी करते थे। पशुपालक और कृषि भी करते थे। इनकी मुख्य पशु कौन थी, गाय थी, गाय इनकी मुख्य पशु थी। तथा दूसरा घोड़ा, तथा घोड़ा को भी क्या मानते थे, घोड़ा इनका दूसरा मुख्य पशु था। अब ये देखिए, ये लोग रहते कहाँ थे, यहाँ पर रहने में भी लिखना है, आर्थिक स्थिति में भी। ये लोग रहते थे, ये लोग मुख्य रूप से नदियों के किनारे तथा ये पहाड़ों के पास में रहते थे। देखिए, नदियों किनारे तथा पहाड़ों के पास में इनको ये फायदा हो जाता था नदियों किनारे रहने से, कि लोगों को पानी ठीक ठाक व्यवस्था मिल जाता था। और नदी के किनारे वाले मैदान में घास भी होता था। तो क्या होता था, ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे और घास भी क्या होता था, मिल जाता था। तो ये है इनका आर्थिक जीवन। अब इनका धार्मिक जीवन देख लेते हैं कि धर्म में इनका कितना भरोसा था, यानी कि ईश्वर में इनका कितना भरोसा था। तो ये लोग क्या थे, मुख्य रूप से, इसमें भी यही लिखना है कि ये लोग मुख्य रूप से क्या थे, पशुपालक थे। इसीलिए ये पूरा काम पशुपालक पर ही चलेगा, पूरा कहानी इनका क्या चलेगा, पशुपालक पर ही चलेगा। क्यों, ये लिखना मुख्य रूप से ये लोग पशुपालक थे। यहाँ पर देखिए, और भी पशु पालते थे, गाय के अलावा भेड़ बकरी ये सब पालते थे, तो लिख सकते हैं वो सब मुख्य रूप से ये गाय और घोड़ा पालते थे। लेकिन और भी बहुत सारे जो पशु है वो पालते थे। तो ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे तथा ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अब प्रकृति की पूजा क्यों करते थे, प्रकृति की पूजा क्यों करते थे, इसलिए कि इन लोगों को कृषि कार्य करना था। कृषि के लिए ये लोग किस पर आधारित रहते हैं, बारिश पर। नहरों की व्यवस्था तो कोई थी नहीं, तो ये बारिश पर आधारित रहते थे। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और प्रकृति में किसकी पूजा करते थे, आकाश की पूजा करते थे। आकाश की देवता पृथ्वी और उसके बाद अंतरिक्ष की पूजा करते थे। इस सब में अलग अलग उनके देवता मिलेंगे, सब अलग अलग देवता थे। और ये लोग यज्ञ भी करते थे। क्या करते थे, ये लोग यज्ञ भी क्या करते थे, ये लोग यज्ञ करते थे। ये थी इनके जीवन के बारे में। हमें लगता है कि सब ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। ऋग वैदिक काल के बारे में लिख देना है, सामाजिक स्थिति के बारे में लिख देना, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में लिख देना। देखिए, आपको थोड़ा बहुत भी याद रहेगा ना, तो अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, इसमें क्या है। और देखिए, आपको हमेशा लिखना है किसमें, पैराग्राफ में। ऐसे कर करके पैराग्राफ में आपको लिखना। अभी तो पॉइंट में इसलिए बताया ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। आपको ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन करके और इसको क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना है। हमें लगता है कि अच्छा तरह समझ में आपको आ गया होगा।